हेलो बच्चों, अब हम लोग आज चर्चा करेंगे परमाणु मॉडल रचना पे। ठीक है, तो परमाणु रचना मॉडल क्या था कि जो हमारा परमाणु है, पहले तो उसको बता दिया गया क्या कि वो अविभाज्य है। ठीक है, लेकिन बाद में इसको बताया गया कि नहीं, इसको विभाजित किया जा सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों कण ही मिलकर एक परमाणु की रचना करते हैं। ठीक है, इन 3 कणों के बारे में रदरफोर्ड, थॉमसन और चैडविक जी ने बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग इसी 3 कणों पर चर्चा करेंगे कि इनकी खोज आखिर इन लोगों ने किस प्रकार की और किस तथ्य के आधार पर की। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जोसेफ जॉन थॉमसन ने की, जिन्हें जे थॉमसन कहते हैं। ये एक भौतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, लंदन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जिसके लिए ये नोबेल पुरस्कार से 1906 में सम्मानित हुए। आखिर इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की? ठीक है, तो इनका भी अपना एक तथ्य था, तो उसको देखते हैं कि उन्होंने कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो बच्चों, जे थॉमसन ने ये कहा कि जो परमाणु हमारा होता है वो तरबूज के समान होता है। उसमें लाल हिस्सा जो होता है वो धन आवेश को, और जो बीज होती है वो ऋण आवेश को दर्शाती है। तो अगर हम लोग परमाणु को देखें तो वो परमाणु बिल्कुल हमारा एक तरबूज के समान होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूर्ण रूप से बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर चित्र के बच्चों आपको बताया गया कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, उन्होंने अपने मॉडल की व्याख्या तरबूज से की। उन्होंने कहा कि धन आवेश जो होता है वो पुडिंग या तरबूज के समान होता है। उसमें क्या होता है, जो लाल हिस्सा है वो पूरा का पूरा धन आवेश है, तथा इलेक्ट्रॉन जो उसकी बीज होती है वो इलेक्ट्रॉन का काम कर रही है, अर्थात ऋण आवेश है। तो आप लोग इस चित्र को देख सकते हो। इस चित्र में देखिए, तरबूज से थॉमसन के परमाणु मॉडल की तुलना की गई है। यहाँ पर जो लाल हिस्सा है वो धन आवेश को, तथा जो हरा हिस्सा है वो ऋण आवेश को दिखा रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि परमाणु मॉडल इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन कुछ दिन बाद जो है वैज्ञानिक रदरफोर्ड आए। तो रदरफोर्ड जो थे न्यूजीलैंड के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जब अल्फ़ा बीटा गामा किरणों के बीच अंतर बताया तथा इस मॉडल को इन्होंने देखा और समझा, तो इसमें कुछ त्रुटियां पाई और इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया। ठीक है, रदरफोर्ड ने जो है, इनको भी नोबेल पुरस्कार 1908 में मिला था भौतिकी में। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है, और जो प्रोटॉन है मतलब धन आवेश है, वो तरबूज के समान नहीं है। जबकि धन आवेश जो होता है परमाणु के बीचों बीच होता है, और ऋण आवेश जो होता है उसके चारों ओर बिखरा हुआ होता है। इसके लिए उन्होंने अपने कुछ परीक्षण किए, अल्फ़ा किरणों का प्रयोग किया। रदरफोर्ड ने अपने अल्फ़ा प्रकीर्णन के लिए 100 नैनोमीटर की एक पतली सोने की पन्नी ली, जिस पे अल्फ़ा किरणों की बौछार की। जब इस पे बौछार कर रहे थे तो इसके चारों ओर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई, जो कि प्रतिदीप्त पदार्थ की थी, जिससे जो उसमें से जो अल्फ़ा किरणें हैं वो प्रकीर्णित होने के बाद दिखाई दें। आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है, एक गोलाकार प्रदीप्त आवरण लगा हुआ है, उसके भीतर एक सोने की पन्नी है। अल्फ़ा कण की रेखाएं जब उस पर जा रही हैं तो वो किरणें कैसे कैसे जो लाल लाइनें हैं वो दिखाई दे रही हैं, किस प्रकार विक्षेपित हो रही हैं। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं चित्र में कि किस प्रकार जब इन्होंने ये प्रयोग किया तो इससे इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले।
पहला निष्कर्ष ये रहा कि कुछ अल्फा कण जो थे सोने की पन्नी को विक्षेपित करके निकल जा रहे थे, और कुछ कण क्या थे, बहुत कम कोण पर विक्षेपित हो रहे थे, और बहुत से थोड़े कण जो है पूरी तरह से वापस आ जा रहे थे। तो इस प्रकार उन्होंने 3 परिणाम प्राप्त किए, जिसके आधार पर उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला कि आखिर परमाणु का आकार है कैसा। दूसरा प्रयोग उन्होंने ये देखा कि जो नाभिक में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। प्रयोगों के अधिकांश जो अल्फा कण है पन्नी के आर पार सीधे चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे वे अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो गए। इसका मतलब अल्फा कण जो होता है दोनों समान आवेश था। तो इस प्रकार इन सब निष्कर्षों के बाद जो है रदरफोर्ड का ये एक परमाणु मॉडल निकला। इन्होंने कहा कि बीच का भाग क्या हो गया, धनात्मक, जहाँ पे पूरे प्लस आवेश हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ही पूरे भाग में घूम रहे हैं, पूरी जगह उनका कोई स्थायी पोजीशन नहीं है, वो कहीं पर भी नाभिक के चारों ओर पड़े हुए हैं। लेकिन जब उनके कुछ वैज्ञानिक आए तो उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड जी, अगर ये परमाणु मॉडल है तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कहीं भी अस्थायी रूप से घूमता रहेगा तो धीरे धीरे घूमते हुए क्या हो जाएगा, उसकी सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी और एक दिन वो नाभिक में गिरकर अपने अस्तित्व को खो देगा। इस प्रकार परमाणु का अस्तित्व धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन के समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगा। जब रदरफोर्ड की आलोचना हो गई तो उसके बाद नील्स बोर आए। नील्स बोर ने भी अपना मॉडल एक प्रस्तुत किया। उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को सम्मिलित करते हुए अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जो नाभिक होता है वो केंद्रीय भाग होता है, उसमें धनात्मक आवेश होते हैं, ये तो पता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं पड़े हुए हैं, वो एक अपनी निश्चित कक्षा में घूमते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे यहाँ पर नाभिक क्या हो गया, सूर्य की तरह बीचों बीच है और इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह उसके एक चारों ओर अपनी अपनी विशेष कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो नील्स बोर ने अपना ये परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो इनका ये कहना था इलेक्ट्रॉन अगर अपनी कक्षा में घूमेंगे तो उनका जो ऊर्जा स्तर है वो स्थायी रहेगा और वो अपनी कक्षाओं में घूमते रहेंगे। नील्स बोर जो थे हेनरिक डेविड और डेनमार्क के भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी जो है क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु पर लेकर इस व्याख्या को किया था। उसके लिए उन्होंने नाभ के विखंडन का भी सिद्धांत दिया था। नील्स बोर ने रदरफोर्ड और थॉमसन के परमाणु मॉडल को एक सही आकार दिया था। तो उनका ये परमाणु आकार आप चित्र में देख सकते हैं कि जो हमारा परमाणु होता है अंत में इस रूप में आया, जिसके बीचों बीच नाभिक हो गया। नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब धन आवेश और न्यूट्रॉन क्या होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमता है। तो बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।